कलिंग युद्ध इतना भीषण हुआ, इतना नरसंहार हुआ उसमें, उसको देखकर उसको प्रायश्चित हुआ कि हाँ अब मुझे हथियार छोड़ने पड़ेंगे। तो सबक सिखाया उसने, समय ने, परिस्थिति ने, किसको? अशोक को, कि हाँ ये गलत है। कौन सीखा है? सिर्फ बातों से सबको एक हादसा जरूरी है। ठीक है भांजे, रणभूमि में लड़ने से पहले मनोभूमि में लड़ना पड़ता है। यूपीएससी हिंदी मोरे चैनल पर आपसे स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं यूपीएससी नेक्स्ट 2025 के पहले पेपर जो आज संपन्न हुआ है, यानी निबंध पेपर पर। ठीक है, अब इस चर्चा को हम आगे जारी रखते हैं और बिना समय गवाए हुए हम पॉइंट टू पॉइंट अपनी बात रखते हैं। ठीक है, तो सबसे जो मूल चीज होगी वो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि पेपर में आखिरकार पूछा क्या गया है। क्या वो आप लिख सकते थे ऐसे निबंध? क्या भविष्य में आप ऐसे निबंध लिख पाओगे, या इससे भी टफ आते हैं या आसान आते हैं, तो उसमें आपको क्या रणनीति रखनी है। तो ये वीडियो, या आप ये बोले ये सेशन ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, क्योंकि अगर मैं चर्चा करने जाऊँ सभी निबंधों पर, यानी 8 के 8 निबंध पर चर्चा करने जाऊँ या आपको सभी बताऊँ कि इसको कैसे लिखना था, तो उसके लिए लगभग मिनिमम से मिनिमम, न्यूनतम से न्यूनतम 5 से 6 घंटे की वीडियो चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको इसमें सिर्फ 15 से 20 मिनट में थोड़ा इंडिकेट करके बताऊंगा कि आपको एग्जैक्ट इसमें करना क्या था, कि कौन सा निबंध किस प्रकार से हम देख सकते हैं, या उसका सिर्फ इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको इसमें अर्थ बताऊंगा। ठीक है, सिर्फ इसमें मैं अर्थ बताने वाला हूँ। अब आगे इसको हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पेपर देखेंगे। अब अगर आप पेपर देखोगे तो पेपर आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे पेपर 2025 अब पेपर आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो सकता था कि आपको सही अच्छे तरीके से दिख नहीं रहा हो, या दिख भी रहा हो, तो इसको हमने क्या किया है, इसको टाइपो फॉर्म में या स्लाइड फॉर्म में हमने डाल दिया है। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा पेपर। ठीक है, आपको ये पूरा पेपर शो हो रहा होगा। अब आपके सामने एक एक निबंध दिया हुआ है, वो ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इन सभी निबंधों में सिर्फ एक निबंध पर चर्चा करने वाला हूँ। मैं सभी का अर्थ समझाऊंगा, फिर जो एक निबंध मुझे ठीक लगा, जैसे ही मैंने एग्जैक्ट ये पेपर देखा, तो मेरे माइंड में जो चीजें थी कि मैं अगर लिखता तो इस निबंध को लिखता इस सेक्शन में, और सेकंड सेक्शन में मैं इस निबंध को लिखता, तो मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, तो मुझको कौन सा ज्यादा ठीक लगा। मैंने ठीक वर्ड का यहाँ पे यूज क्यों किया, मैंने ये क्यों नहीं बोला कि मुझे सिंपल लगा। सिंपल जैसा कोई चीज नहीं होती है। अगर कोई बोल रहा है कि 2025 का GS1 सिंपल आएगा, 24 का सिंपल आया था, कफ आया था, तो कोई भी जो टीचर है, मेंटर है, वो आपसे झूठ बोल रहा है। क्योंकि बिना एग्जाम हॉल में बैठे कोई भी स्टूडेंट्स, टीचर या मेंटर ये कभी नहीं बोल सकता कि ये पेपर इजी था, ये क्वेश्चन इजी था, ये क्वेश्चन टफ था। ठीक है, तो जो एग्जाम में बैठा हुआ है उसी को पता होता कि कौन सा क्वेश्चन टफ है, कौन सा क्वेश्चन इजी है। बाहर एसी रूम में बैठे हुए टीचर्स या मेंटर्स को सभी जो क्वेश्चंस होते हैं वो सभी इजी लगते हैं। ठीक है, तो मैं सिर्फ आपको कौन सी अप्रोच बताऊंगा जो एग्जाम हॉल वाली होती है। ठीक है, तो इंस्टेंट मैंने इसमें कोई तैयारी नहीं की है, मैंने कुछ सर्च वगैरह कुछ नहीं किया है इसमें, ना मैंने एक भी शब्द की तैयारी नहीं की। जो मुझको समझ में आया सिर्फ पेपर देखकर डायरेक्ट, ठीक है, तो मैं उसको आपको समझाऊंगा। ठीक है, अगर मैं इसको आपको तैयार करके बताता तो वो क्या होता, फिल्टर लग जाता। फिल्टर लग जाता तो क्या होता, प्रैक्टिकल और क्या आपका थ्योरी में अंतर हो जाता है। यानी आप खुद देखते पेपर तो आपको समझ में नहीं आता, और मैंने आपको बता दिया तो क्या होता है, डिमोटिवेशन होता है। कैसे कि हमको नहीं आ रहा, सर को तो आ गया। ठीक है, तो इसको हटाने के लिए मैंने क्या किया, बिना फिल्टर के बता रहा हूँ आपको, जो जो मुझको समझ में आया वो मैं आपके यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अब सभी क्वेश्चंस को हम एक बार पढ़ते हैं और जानते हैं। अब सत्य कोई रंग नहीं जानता, ट्रुथ नोज नो कलर। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड है, बिना लड़े हुए शत्रु को बस में करना युद्ध की सर्वोच्च कला है। हम सभी निबंध के अर्थ को समझने वाले हैं, बस थोड़ा सा रुकिए, सभी निबंध को एक बार पढ़ ले तुम। विचार एक दुनिया खोजता भी है, एक बनाता भी है। सबसे अच्छे सबक कड़वे अनुभवों से सीखे जाते हैं। सेक्शन बी, गंदे पानी को अकेले छोड़ देने से ही उसे सबसे अच्छा साफ किया जा सकता है। ठीक है, पर्स बहुत कुछ सिखाते हैं जो दिन कभी नहीं जानते। ठीक है, जीवन को यात्रा के रूप में देखना सर्वोत्तम है, ना कि एक गंतव्य के रूप में। ठीक है, संतोष प्राकृतिक संपत्ति है, विलासिता कृत्रिम निर्धनता है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, जब मैंने इस पेपर को पहली बार देखा तो सेक्शन ए में जो मुझे लगा कि अगर मैं खुद का बताता हूँ, अगर मुझको इसमें लिखना होता तो मैं कौन सा लिखता, मुझे सबसे जो ठीक लगा वो लगा मुझे चौथे नंबर वाला। कौन सा वाला, कि सबसे अच्छे सबक कड़वे अनुभवों से सीखे जाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको पहले चॉइस बता देता हूँ, फिर मैं आपको सभी का अर्थ समझाऊंगा। इसके बाद मैं इसी निबंध को क्या करूंगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप इसको लिखना चाहते थे या लिखना चाहो
अभी लिख सकते हो आप, इस वीडियो के बाद आप इसको लिखने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है। तो आप किस किस बेसिस पर लिख सकते हो, क्या क्या पैराग्राफ्स लिख सकते हो, क्या क्या पॉइंट्स डाल सकते हो, कौन कौन से डायमेंशन लिख सकते हो, कौन कौन से आयाम लिख सकते हो, किस स्तर पर लिख सकते हो, कितने बहुस्तरीय लिख सकते हो, ठीक है। तो लेवल, किस लेवल पर आप इसको लिख सकते हो, ठीक है, उसको हम यहाँ पे जानते हैं। अब ये हमने देख लिया, ठीक है। अब इसके हम अर्थ को जानते हैं, ठीक है। ये मैंने लिख के रख लिया है, ठीक है। खंड ए का या सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन कौन था, सत्य कोई रंग नहीं जानता, ठीक है। अभी मैं इस पे नहीं जा रहा, इसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। सत्य कोई रंग नहीं जानता, इसका सीधा सा मतलब होता है कि जो सच है वो सच है, वो किसी भी चीज को देखकर हटता नहीं है या डरता नहीं है, या वो चेंज नहीं होता है। अगर सच है तो सच है, जैसे कि अगर मेरे सामने पानी है तो है, ठीक है, ये पृथ्वी है तो है, तो ये क्या है, एक सापेक्ष सच है, ठीक है। दो तरह के सच होते हैं, एक निरपेक्ष, एक सापेक्ष। एक क्या होता है, सच चेंज हो जाता है। जैसे कि आपको अगर एक एग्जांपल दूं, थोड़ा सा मुझे सोचने दीजिए, ठीक है। हाँ, आपने एक कहानी सुनी होगी कि 5 या 6 अंधे लोग थे, तो उनको क्या किया गया, वो हाथी को पकड़ रहे थे। जो गौतम बुद्ध ने आपको क्या दिया था, एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। आपने अगर सुनी वही वाली कहानी, तो किसी ने बोला कि हाथी कैसा है, तो किसी ने उसकी सूंड को पकड़ लिया, ठीक है, तो उसने बोला कि खंबे जैसा है। किसी ने पैर को पकड़ लिया, तो उसने क्या बोला कि चौड़े खंबे जैसा है। किसी ने पूंछ को पकड़ लिया, उसने बोला कि झाड़ू जैसा है। किसी ने उसके पेट को पकड़ लिया, उसने बोला दीवार जैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सच एक ही है, लेकिन अलग अलग डायमेंशन से वो अलग अलग हो गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया, सत्य कोई रंग नहीं जानता, यानी सच हमेशा सापेक्ष होता है। अब इसका मतलब यहाँ पे देखें, तो यह किसी जाति, धर्म, रंग या भेदभाव से प्रभावित नहीं होता। सत्य हमेशा निष्पक्ष और सार्वभौमिक होता है। एक वर्ड होता तटस्थ, न्यूट्रल। न्यूट्रल मीन्स क्या होता है, आप किसी भी चीज को देखते हो तो आपको क्या करना है, आप खुद के लाभ या हानि के बारे में नहीं सोचोगे, ठीक है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या आप जानते हो त्रिकोणीय दृष्टिकोण क्या होता है? ट्रायंगल पर्सपेक्टिव बोले या ट्रायंगल अप्रोच बोले, सबसे अच्छा वर्ड होगा ट्रायंगल पर्सपेक्टिव या त्रिकोणीय दृष्टिकोण। क्या आप इसके बारे में जानते हो? अगर जानते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हो तो इसी वीडियो के लास्ट में क्या होगा, आपको डिस्क्रिप्शन में या तो लिंक मिल जाएगी, या इसी वीडियो के लास्ट में क्या आपको वो वीडियो आपको इसी वीडियो के ऊपर भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो आप उसको क्लिक करके उसको एक बार देख सकते हो। 15 से 20 मिनट की वीडियो होगी बस, लेकिन वो आपके निबंध में इतनी काम आने वाली है, वो आपको सोचने की, समझने की क्षमता, वो आपके एथिक्स पेपर में, ऐसे पेपर में और आपकी लाइफ में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। आप एक नया डायमेंशन सीखोगे, क्या ऐसा भी होता है, ठीक है। आपने बहुत बार सोचा भी होगा, आप अभी सोचते होगे, क्या सोचते हो, खुद की ओर से, या आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो चुके होंगे तो आप क्या सोचते होगे, दूसरी ओर से। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ट्रायंगल होता है हमेशा, सोच होती है वो 3 तरीके की, 3 तरह से होती है, वो 3 दिशाओं से आती है। तो वो दिशाएं क्या है, वो आपको उस वीडियो में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो सत्य हमेशा निष्पक्ष और सार्वभौमिक होता है, जैसे मैंने बोला कि तटस्थ होता है, ठीक है। तो न्यूट्रल होता है, उसके सामने सब कुछ है। जैसे सती प्रथा भले ही चल रही थी, लेकिन अगर उसका हम सत्य असत्य में देखें तो क्या वो सही थी? नहीं थी, ठीक है। तो सत्य ये है कि वो नहीं थी, ठीक है। भले ही वो चल रही हो, आज भी बहुत सारे ट्रेडिशन ऐसे हैं जो कि गलत है। कई सारे ट्रेडिशन ऐसे थे कि जो पहले थे गलत थे, चल रहे थे, लेकिन समाज में चल रहे थे, उनको मान्यता प्राप्त थी, लेकिन क्या वो सही थे? नहीं थे, ठीक है। तो इसका मतलब सत्य कोई रंग नहीं जानता है। बिना लड़े हुए शत्रु को बस में करना युद्ध की सर्वोच्च कला है, ठीक है। अब इस निबंध को देख के मेरे मन में एक ही एग्जाम्पल ध्यान आया सबसे पहले, कि अगर मुझे लिखना होता तो मैं इसमें वो जरूर शामिल करता। कि आपने सपनी मामा का एक डायलॉग सुना होगा, महाभारत जो आपका सीरियल आता था उसका, कि रणभूमि में लड़ने से पहले मनोभूमि में लड़ना पड़ता है। उन्होंने क्या बोला था कि भांजे, रणभूमि में लड़ने से पहले मनोभूमि में लड़ना पड़ता है। इसका सीधा सा मतलब है कि आपको रणनीति बनाती है, माइंड में आपको एक स्ट्रेटजी बनानी होती है रणभूमि में जाने से पहले, यानी वॉर में जाने से पहले, ठीक है। तो जीत होती है आपकी यहाँ से। शरीर तो आपका क्या जाता है, उसको सिद्ध करने जाता है कि मुझे एग्जीक्यूट करना। प्लान आपका कहाँ पे बनता है, माइंड में बनता है, ठीक है। तो वो चीज है यहाँ पर। अब असली बुद्धिमानी यही है। अब इसमें आप लिख सकते क्या क्या लिख सकते थे, आप इसका अर्थ समझ जाओगे। थोड़ा सा बता दो आपको, इसमें क्या लिख सकते थे, जैसे कि आज अमेरिका ने भारत पे क्या डाल दिया है, टैरिफ डाल दिया, 50% टैरिफ कर दिया है। क्या ये युद्ध नहीं है? ये भी एक तरह का युद्ध है। आपने सुना होगा मुद्रा का युद्ध, व्यापार युद्ध, सुना है आपने कभी? इकोनॉमी अगर अच्छे से पढ़ा हो तो आपको ये पता होगा, ठीक है। आज के जो युद्ध है वो कैसे, साइबर युद्ध,
ठीक है, साइबर युद्ध होते हैं, हम एक दूसरे पर हथियार नहीं चलाते, साइबर अटैक्स करते हैं, ठीक है। तो बिना लड़े हुए हम लड़ते नहीं है किसी से, ठीक है। जैसे कि ट्रंप ने कोई लड़ाई नहीं की भारत से, लेकिन फिर भी हमारा नुकसान हुआ, बिल्कुल हुआ, ठीक है। तो वो कहाँ जीतते हैं कि युद्ध की सर्वोच्च कला क्या है कि बिना लड़े हुए काम करना। जैसे कि भगवान कृष्ण खुद ने हथियार नहीं उठाए, लेकिन क्या किया, जो विपक्षी जो पूरी सेना थी उसको परास्त कर दिया। क्या पांडवों में इतनी क्षमता थी कि वो अकेले उस उतनी बड़ी सेना और उनसे बड़े से बड़े पराक्रमी वीर वीर लोगों को क्या कर सकते थे, परास्त कर सकते थे, हरा सकते थे? नहीं ना। तो ठीक है, तो कृष्ण भगवान ने हथियार नहीं उठाए, हालांकि वो लड़े, लेकिन हथियार नहीं उठाए, बिना लड़े उन्होंने क्या किया, ये काम किया, ठीक है। आज अगर भारत क्या करता है, अपनी जो पाकिस्तान से क्या करता है, ईरान से निकलती हुई क्या करता है, वो अपना व्यापार मार्ग बनाता है, तो किसी ना किसी को घाटा होता है। कोई कदम ऐसा उठाता है जिससे पाकिस्तान को घाटा होता है, तो उससे होता क्या है हमारा कि सीधा सा हम किसी पर वॉर नहीं कर रहे हैं, किसी पर युद्ध नहीं कर रहे हैं, किसी के साथ युद्ध नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, उसको परास्त कर रहे हैं। जैसे कि सीधा सा क्या, आप व्यापार मार्ग इस टाइम पर डिप्लोमेसी को लेके चलिए, रशिया के साथ हमने इसके साथ क्या कर लिया, इसके साथ संधि कर ली, इसके साथ हमने दोस्ती कर ली, किसी देश के साथ कर ली, कजाकिस्तान के साथ, आर्मेनिया, अजरबैजान, इसराइल के साथ हमारी दोस्ती है, ठीक है। तो ये सभी दोस्ती होती है ना, वो क्या होती है, नेशनल इंटरेस्ट के साथ होती है। अब ये टाइम है वो क्या है, अब ये नया टाइम है, 21वीं शताब्दी है, तो इस टाइम पर सभी देश बचते हैं कि हम डायरेक्ट युद्ध करने से बचे। वो यहाँ से दिमाग कहाँ से युद्ध लड़ते हैं, वो यहाँ से युद्ध लड़ते हैं। आज किस किस का युद्ध होता है, साइबर युद्ध होता है। आज किसका युद्ध है कि कौन देश आगे निकलना चाहता है, स्पेस का युद्ध होता है, ठीक है, कि स्पेस टेक्नोलॉजी में कौन आगे जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपके सेकंड निबंध का अर्थ। तीसरा, विचार एक दुनिया खोजता है और एक बनाता भी है, ठीक है। विचार, मेरे माइंड में एक विचार आया, दुनिया खोजता भी है। यहाँ पर अगर मैं आपको एक चीज बताऊँ ना, इसको थोड़ा सा तोड़कर बता दूं, तो आप बोलोगे सर अब लिख लेंगे हमने मन। तो वो चीज क्या है, सिंपल सी चीज बताऊंगा आपको, तो वो है कि विचार एक दुनिया खोजता है। यहाँ पर दुनिया का मतलब सिर्फ वो नहीं है कि दुनिया का मतलब सिर्फ वो कि वर्ल्ड जो यूनिवर्स में है, छोटे छोटे ग्रह है, उसमें एक पृथ्वी है, तो ये एक दुनिया है, ठीक है। यहाँ पर दुनिया का मतलब क्या है, अलग अलग चीज है। जैसे कि ये क्या है, ये खेल की दुनिया है, जहाँ पे क्रिकेट होता है, वहां पर विराट कोहली बहुत बड़ा क्रिकेटर है। ये साइबर की दुनिया है, जहाँ पर कायद युद्ध नहीं लड़े जाते। किससे युद्ध लड़े जाते हैं, आईटी, जो आईटी में ज्यादा माइंडेड लोग होते हैं, जिनको साइबर की अच्छी नॉलेज होती है, वो साइबर अटैक्स करते हैं। ये साइबर की दुनिया है। ये किसकी दुनिया है, ये आप बोल सकते हैं खेलों की दुनिया है। खेलों की दुनिया पे हमने बात कर ली, ये स्पोर्ट्स की दुनिया है, ये बिजनेस की दुनिया है, ये एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया है, ठीक है। तो ये दुनिया में मैंने इसको विभक्त कर दिया, तो एक विचार आया मेरे माइंड में, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमिता किसी के माइंड में पहली बार तो आया होगा ना। तो आज जो वर्ल्ड चल रहा है, तो वो उसी अकॉर्डिंग चल ही रहा है, ठीक है। सबकी एक अलग अलग दुनिया है। ये दुनिया कौन सी है अभी, ये दुनिया कौन सी दो तीन भागों में बटी हुई है, ये विचार भी किसी के मन में आया होगा। किसी के मन में आया होगा कि मार्क्सवाद क्या होगा, उसने एक दुनिया, एक अलग ही दुनिया बना दी। किसी के माइंड में आया कि एडम स्मिथ के माइंड में आया कि पूंजीवाद क्या है, कार्ल मार्क्स के माइंड में आया कि मार्क्सवाद, मार्क्सवाद की तरह ये होना चाहिए, सुकरात के माइंड में अलग चीजें आई। तो सबने एक अलग दुनिया बसाई। और मार्क्सवाद को देखो आप, आज हमारे देश के कई हिस्से, वो दुनिया वो हमारे हमारी दुनिया से अलग है, उनकी सोच अलग है मार्क्सवादियों की, ठीक है। चाइना की सोच अलग है इस चीज में। जहां जहां पे आपके कम्युनिस्ट मिलते हैं, मार्क्सवादी मिलते हैं, फिर उनकी सोच अलग है, उनकी दुनिया अलग है, ठीक है। तो दुनिया का अर्थ वो यहाँ पर बोल रहा है। तो मेरे माइंड में एक चीज आई, उससे मैं क्या करता हूँ, एक दुनिया खोजता भी हूँ। जैसे कि कोलंबस का एग्जाम्पल लीजिए, उनके लिए दुनिया क्या थी उस टाइम पर कि वो वहीं पर स्थिर थे, ठीक है। उनका यहाँ आना जाना बंद हो गया था, तो वो वहीं तक स्थिर हो गए थे। लेकिन कोलंबस जैसे ही बाहर निकला, उसके माइंड में विचार आया कि इसके आगे भी कुछ हो सकता है। आज हमने क्या सोचा, जब अंतरिक्ष में पहली बार गए, तो हमने दूसरी दुनिया का खोजा। कैसे, मंगल ग्रह पर गए हम, चंद्रमा पर गए, चंद्रयान 3 के तहत हम किसके दक्षिण ध्रुव पर गए, ठीक है। तो ये अलग अलग अर्थ में आप दुनिया को लिख सकते थे। जितने डायमेंशन आपके माइंड में आ रहे हैं, उतने डायमेंशन में आप इसको लिख सकते थे। चौथा सबसे क्या है, सबसे अच्छे सबक कड़वे अनुभवों से सीखे जाते। जो निबंध मुझे सबसे ठीक लगा था कि अगर मुझे लिखना होता तो मैं इसी में लिखता,
ठीक है। तो अभी सिर्फ इसका अर्थ समझते हैं, इसको सबसे मैं लास्ट में और अच्छे से आपको डिफाइन करूंगा। ठीक है। जिंदगी के मुश्किल और दुखद अनुभव हमें सबसे गहरे सबक सिखाते हैं। अच्छे अनुभव हमें खुशी देते हैं, लेकिन कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती है। ठीक है। इसको थोड़ा अभी डिफाइन नहीं करता, और अच्छे डिफाइन करूंगा। मेरा इसी वीडियो में सबसे जो बताने वाला हूँ सबसे ज्यादा जिस निबंध को, वो यही वाला निबंध है। ठीक है। उसके पहले हम और देख रहे निबंध। अब इसका अर्थ लिखो। अब आपको ये वीडियो इंपोर्टेंट क्यों है आपके लिए? क्योंकि आप इससे सीख रहे हो कि इसका अर्थ क्या है। मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स जो 2026 या 27 में एग्जाम देने वाले हो, उनको बहुत से निबंधों का तो अर्थ ही नहीं पता होगा। अगर आपको इसका मीन्स ही नहीं पता है, आपको इसका अर्थ ही नहीं पता है, तो आप इसको लिखोगे कैसे? तो मेरा जो उद्देश्य है वो है इसका आपको अर्थ बताना है। ठीक है। और अगर आप बोलोगे, इस वीडियो में आपको मैं क्या एक पूरा निबंध इंडिकेट करने वाला हूँ कि आपको उसको कैसे लिख सकते थे और मैं क्या सोचता हूँ इसके बारे में। और आपके विचार थोड़े अलग हो सकते हैं, आप उसको भी लिख सकते हो। ठीक है। बाकी जो मैं बताऊंगा उनको तो आप लिख ही सकते हो अपने विचार, और उसमें एड ऑन कर सकते हो। ठीक है। तो एक निबंध ये, बाकी बचे 7। अगर आप बोलोगे 10 से 15 अभ्यर्थी ने इस पे क्या कर दिया, कमेंट कर दिया, तो मैं एक एक वीडियो के माध्यम से, यानी एक निबंध के लिए एक वीडियो कर दूंगा, और उसमें क्या कर दूंगा, पूरा डिफाइन करूंगा कि इसमें आपको इंट्रोडक्शन में क्या लिखना था, मेन बॉडी में क्या लिखना था, और कंक्लूजन में क्या लिखना था, क्या क्या डायमेंशंस लिखने थे, क्या क्या सब डायमेंशंस लिखने थे, क्या क्या इसमें कोट्स लिख सकते थे, किस किस को आपको यहाँ पे लिंक कर सकते थे, किस किस पर्सन के बारे में लिख सकते थे, किस किस लेवल पर लिख सकते थे, वो चीजें मैं आपको इसमें उन वीडियोज में बता दूंगा। ठीक है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, 10 से 15 कमेंट या 15 से 20 कमेंट्स आपके चाहिए, तब मैं हर एक पर अलग 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 एक करके वीडियो ले आऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि रियलिटी में ऐसे में लिखना था क्या इसमें। ठीक है। और इसको कैसे लिख सकते थे, जो कि आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा। 100% में से सिर्फ 2 से 3% ही स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको 2026 में एग्जाम देना होगा और उनको ये समझ में आ रहे होंगे। ठीक है। 97 to 98% स्टूडेंट्स को ये समझ में ही नहीं आ रहे होंगे, या समझ में अर्थ समझ में आ रहा होगा तो उनको पता ही नहीं होगा कि इसमें लिखना क्या है एटलीस्ट। ठीक है। तो गंदे पानी को अकेला छोड़ देने से ये सबसे अच्छा साफ कह सकता है। इसका सीधा सा मतलब है, कुछ चीजें ऐसी होती है कि उसको चलने दो, वो अच्छी चलती है। अगर आप उसमें क्या करो, इंटरफेयर करोगे, तो वो खराब हो जाएगी। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो, आप नेचर में जितना इंटरफेयर करते हो ना, आप उसको गंदा करते हो। आप उसको छोड़ दो एक बार। कोविड में क्या हुआ, हम सभी घर पे रहे, कोई घूमने नहीं गया। घूमने वाले जो स्थल थे, जो पर्यटन था, पर्यटक स्थल थे, वो खाली हो गए। प्रदूषण था ना, वो पूरा साफ हो गया। ठीक है। गंदगी साफ हो गई। जो आपकी वायु गुणवत्ता है, जिसको आप कितनी कोशिश कर रही है सरकार कम करने की, वायु गुणवत्ता सूचकांक में जो वायु प्रदूषण है उसको कम करने की कितनी कोशिश कर रही है, फिर भी कम नहीं कर पाया। लेकिन लॉकडाउन में कम हो गया। धुंध, कोहरा, सब कुछ कम हो गया था। ठीक है। स्मोक कम हो गया था। ठीक है। तो वो है इसका मतलब। ठीक है। वर्ष बहुत कुछ सिखाते हैं जो दिन कभी नहीं जानते। वर्ष बहुत कुछ सिखाते हैं जो दिन कभी नहीं जानते। इसका मतलब क्या है, दिन क्या है, एक छोटी यूनिट है, वर्ष क्या है, एक बड़ी यूनिट है। यानी अगर हम छोटी सी बिंदु पर बात करेंगे, यानी हम 2 दिन की बात करेंगे, तो हो सकता है हमको बहुत कुछ सीखने को ना मिले। लेकिन अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जिसको 15 से 20 साल का अनुभव है, तो वो हमको बहुत सी चीजें सिखा जाएगा। ठीक है। तो एक्सपीरियंस इसके जो क्या मेन थीम है, कि जिसको ज्यादा एक्सपीरियंस होगा वो बहुत कुछ सिखा जाएगा आपको। ठीक है। अब जीवन को यात्रा के रूप में देखना सर्वोत्तम है, ना कि एक गंतव्य के रूप में। ठीक है। अब इससे रिलेटेड थीम मैंने अपने जो कार्यक्रम है, हमारा जो निबंध कार्यक्रम चलता है, पेड प्रोग्राम चलता है, उसमें मैंने इसमें थोड़ा सा डिस्कशन किया था। वो अलग निबंध था। ठीक है। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि एग्जैक्ट आ गया, नहीं आया। ठीक है। इससे मिलता जुलता मैंने थोड़ी सी बातचीत की थी अपने स्टूडेंट्स के साथ। ठीक है। जीवन को एक यात्रा के रूप में देखना सर्वोत्तम है। गांधी जी का वो कोट्स याद है आपको, साध्य और साधन वाला। ठीक है। जीवन को क्या देखना है, जीवन को साध्य की तरह नहीं, साधन की तरह देखना है, कि चलते जाना है, कि हमारा जो लक्ष्य है वो उसको जीवन नहीं मानना है, बल्कि जीवन जहाँ पे हम जी रहे हैं, जहाँ पे हम अभी रह रहे हैं, उसी को अच्छे से जीना है। ठीक है। तो जीवन को एक यात्रा के रूप में देखना सर्वोत्तम है। ये नहीं बोलना कि हमको लाइफ में ये मिल जाए, जो जैसे चल रहा है उसको एंजॉय करते हो आगे बढ़ते जाना। ये इस निबंध का अर्थ ये है। ठीक है। संतोष प्राकृतिक संपत्ति है, विलासिता कृत्रिम निर्धनता है। अब इसका दो शब्द है इसमें, विलासिता और एक है संतोष। संतोष यानी पेशेंस रखने वाला, और संतोष रखने वाला कि हाँ जितना मिला उतना ठीक है। ठीक है। तो संतोष प्राकृतिक संपत्ति, संतोष रखने वाला व्यक्ति वास्तव में सबसे धनी है, लेकिन अधिक विलासिता, वो चाहता है कि लग्जरी चीजें चाहिए मुझे,
तो वो कभी संतोष आपको उस आदमी में देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं होती। जैसे कि गौतम बुद्ध ने किसका कॉन्सेप्ट दिया था आपका, क्या, इच्छा का, कि इच्छा समाप्त होने पर दुख समाप्त हो जाता है। आप सभी ने सुना होगा ना कि 4 मार्ग है। आप सभी ने बोला था ना, 4 आर्य सत्य है। 4 आर्य सत्य है, वो क्या है? संसार में दुख है, दुख का कारण इच्छा है, इच्छा के समाप्त होने पर दुख समाप्त हो जाता है, और इसको दूर करने का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है, जो सम्यक संकल्प वगैरह ये चीजें, सम्यक आचरण, अब याद आ गया होगा, आपको हिस्ट्री पढ़ा होगा आपने, ठीक है। अब ये मत बोलना कि मुझे कैसे पता है, मुझे पता है क्योंकि पढ़ा हुआ है, ठीक है। आपको भी पता होगा, सिंपल सी चीजें, छोटी छोटी चीजें, ठीक है। हो सकता है आपको ज्यादा पता हो मुझसे, ठीक है, आप ज्यादा इंटेलिजेंट। अब मैं आता हूं अपने उसी निबंध पर लौट कर, ठीक है, 1 मिनट। सबसे अच्छे सबक कड़वे अनुभवों से सीखे जाते हैं। अब मैं एक और बता दूं, अगर मुझे सेक्शन बी में लिखना होता तो मैं किसको लिखता? मैं लिखता किसको? या तो 7 नंबर वाले जीवन को यात्रा के रूप में देखना सर्वोत्तम है ना कि गंतव्य के रूप में, या मैं लिखता कि गंदे पानी को। गंदे पानी में मैं क्या लिख सकता था? इसमें एक पॉइंट लिख सकता। एक आपको एक पॉइंट बता दूं कि आजकल क्या होता है, जैसे कि इंटरफेयर बहुत पड़ता है। जैसे कि माँ बाप होते हैं, वो बच्चों की लाइफ में क्या करते हैं, इंटरफेयर ज्यादा करते हैं, ठीक है। अब इसके 2 पहलू हो सकते हैं कि इंटरफेयर कभी कभी करना जरूरी भी होता है, जिससे कि वो गलत रास्ते पर न चले जाए। तो यहाँ पर इंटरफेयर करना जरूरी नहीं है, समझाना जरूरी है। उनसे बोलो कि हाँ ये करना चाहिए, बाकी तुम आगे चलो, ठीक है। तो वो वाला कॉन्सेप्ट या वो वाला पहलू आप इसमें लिख सकते थे, ठीक है। अब इसको देखते हैं हम। सबसे अच्छे सबक कड़वे अनुभव से सीखे जाते हैं, इसको देखेंगे हम अच्छे से, ठीक है। अब इसको पूरा अच्छे से मैं बताने वाला हूं। जैसे कि जस्ट सर्कल, हाँ, तो अगर मुझे ये निबंध स्टार्ट करना होता तो मेरे माइंड में, जब मैंने इस पेपर को ही देखा आज, जैसे दोपहर में मैंने अपना फोन को टेलीग्राम खोला तो मुझको पेपर देखने को मिल गया कि पेपर ये आया है। तो मैंने जैसे पेपर को ओपन किया तो मुझे ये निबंध दिखा, ठीक है। मैंने 3 निबंध देखे, मुझे ज्यादा कुछ ये लगा कि ये थोड़े से टफ से लगे मुझे, ठीक है। मुझे लगा कि ये ठीक है, इसको लिख लूंगा। लिखने को मैं 4 लिख सकता हूँ, ठीक है, लेकिन अगर मुझे एग्जाम में लिखना होता तो मैं ऐसा ही ढूंढूंगा ना जिसमें मुझे ज्यादा कंटेंट आता है, ज्यादा समझ में आ रहा है, ठीक है। और आपको भी ऐसा ही लिखना है, ऐसा नहीं करना कि सभी लिख देने हैं, नहीं। जो ज्यादा अच्छी समझ में आ रहा है, जो ज्यादा इजी लग रहा है आपको, ठीक है, उसको आपको लिखना है। अब जैसे आपको बताऊं, तो इस पेपर को मैंने जैसे ही देखा तो मेरे माइंड में एक ही चीज आई जो मैंने यूट्यूब पर देखी थी, ठीक है। यूट्यूब पर देखी थी मैंने, तो वो क्या देखी थी मैंने, एक वीडियो देखी थी किसकी, जॉन एलिया की, ठीक है। जैसे मुझे है वो थोड़ी सी, ये चीजें मुझे थोड़ी सी पसंद है, ठीक है। थोड़ी आपकी लिटरेचर की बोल सकते हो, जैसे कि शेर शायरी वगैरह। हालांकि मुझे डिफरेंस बिल्कुल नहीं पता है, कि मैं इसमें एक्सपर्ट भी नहीं हूँ कि कौन सा शेर कैसे शायरी वगैरह, ठीक है। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे पसंद है। तो मैंने एक जॉन एलिया की शायरी सुनी थी, या शायरी बोल सकते हो, शेर बोल सकते हो, मतलब मुझे इसमें एक्सपर्टीज नहीं है, लाइन्स बोल दीजिए, ठीक है, आपके लिए। कि कुछ पंक्तियां सुनी थी, कुछ लाइन्स मैंने सुनी थी। कौन सीखता है सिर्फ बातों से, सबको एक हादसा जरूरी है। ये उनकी लाइंस है, और ये लाइंस मैंने किसके मुंह से और सुनी है, विकास सर के मुंह से और सुनी थी ये वाली लाइंस, ठीक है। मैंने डायरेक्ट जॉन एलिया को भी सुना था, उन्होंने भी ये लाइंस बोली थी, मैंने विकास सर को भी सुना था, ठीक है। तो ये लाइंस मैंने कई बार सुनी थी, तो मुझे याद था। तो मुझे एग्जैक्टली जब मैंने ये निबंध देखा तो मुझे वही याद आया, यही वाली लाइंस है मुझे याद आई, कि कौन सीखा है सिर्फ बातों से, सबको एक हादसा जरूरी है। बहुत गहरी लाइंस है, ठीक है। जो इसमें अपना क्या रुचि रखते हैं उनको ये चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। जो रुचि नहीं रखते हैं तो उनको थोड़ा सा कम समझ में आए, ठीक है। तो वो देखते हैं। अगर मुझे इसको निबंध को लिखना होता, मैं इन्हीं लाइन से इसको स्टार्ट करता। जैसे कि थोड़ा से, आप निबंध तो आपने देख लिया, यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, अब ये मैं यहाँ पे कॉपी बना के चलता हूँ आपके लिए, ठीक है। ये आपकी कॉपी है, मान लीजिए, ठीक है, ये पेज है आपका। अगर मुझे इस निबंध को लिखना होता है, ठीक है, मैं यहाँ पे निबंध का पूरा प्रश्न लिखता है, यहाँ पे डाल देता सेक्शन ए का चौथा वाला, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता यहाँ से, इसकी बीच में लिखना स्टार्ट करता मैं यहाँ पे, यही वाला कोट मैं यहाँ पे लिखता। कौन सीखा है सिर्फ बातों से, सबको एक हादसा जरूरी है, ठीक है। और उसके यहाँ पे लिख देता जॉन एलिया, ठीक है। अब निबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, अगर आप किसी कोटेशन को लिख रहे हो तो वो हमेशा पास वाले पैराग्राफ से हमेशा लिंक होना चाहिए। अगर आप स्टार्टिंग में लिख रहे हो इंट्रोडक्शन से, तो आपको उसका अर्थ समझाना पड़ेगा
तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने जॉन एलिया लिख दिया। अब इसको मैं यहाँ से स्टार्ट कर दूंगा। जॉन एलिया की लाइंस इसी निबंध की जो मर्म है उसको अभिव्यक्त करती हैं। मैं इन्हीं वर्ड्स को लिखता। जॉन एलिया की ये कुछ पंक्तियां इस निबंध की मुख्य मुख्य मर्म को अभिव्यक्त करती हैं, जिसका अर्थ है कि इंसान सामान्यतः बेपरवाह होता है, लेकिन जब विपरीत परिस्थिति आती है कब उसको कुछ नया सीखने को मिलता है, तथा वह भविष्य के लिए क्या हो जाता है, सतर्क हो जाता है। ठीक है, मैं इसको लिंक कर देता। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन मैंने इसको यहाँ पे लिंक कर दिया। इसी के साथ में लिखता, लाइन चेंज करके लिखता, मैं इंट्रो भी मेरा खत्म नहीं हुआ, इंट्रो में लिखता कोविड के बारे में। ठीक है, अब देखो अगर मैं पूरा निबंध बताने को जाऊंगा कि एक एक वर्ड बताऊंगा क्या क्या लिखूंगा तो फिर लग जाएगा मुझे 2-3 घंटे। ठीक है, तो मैं इसके बारे में लिख देता कि कोविड-19 कोविड के आने से पहले हमारी जो अव्यवस्थाएं थी उसके पीछे हम क्या थे, बेपरवाह थे। हमको परवाह ही नहीं थी कि ऐसा कुछ हो सकता है कि ऑक्सीजन की मांग जितनी थी हमने उसको पूरा नहीं किया था। रियलिटी है ये हमारी। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर या स्वास्थ्य अवसंरचना हमारी ठीक नहीं थी, लेकिन पता नहीं चलता। कब तक पता नहीं चला हमको, जब तक कोविड नहीं आया। जैसी कोविड आया उसने पूरी पोल खोल के रख दी किसकी, आपकी स्वास्थ्य अवसंरचना की। ठीक है, अब इसको देखते हैं। अब ये मैं कोविड के बारे में यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, तो कोविड के बारे में मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ऐसा ऐसा हुआ था। ठीक है, अब मेरा इंट्रोडक्शन हो गया यहाँ पे खत्म 60 से 70-80 शब्दों में। फिर मुझे इसमें एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य जोड़ना चाहूंगा, जैसे कि मैं इसमें लिख सकता हूँ किसके बारे में, वर्ल्ड वॉर के बारे में, कि हमको ऐसी संस्थाओं की जरूरत है कि जो नियमन विनियमन करें, नियंत्रण करें, सबको मिलजुल कर रहना सिखाएं। यूएन की जरूरत है। आज हमें आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, आपने सुना होगा ट्विन सिस्टर्स। ठीक है, वो आपने सुना होगा। डब्ल्यू वो सॉरी WTO पहले क्या था, गेट्स था, GATT। ठीक है, इकोनॉमी के है, आपने पढ़ा होगा। और क्या आपका IMF, वर्ल्ड बैंक, यूएन, ऐसी संस्थाओं की हमें आज जरूरत है। ठीक है, कब पता चला, जब वर्ल्ड वॉर हुआ। ठीक है, विपरीत परिस्थितियां आई। या मैं इसको नहीं लिखता तो क्या लिखता फिर मैं लिख सकता था किसको, तराइन के युद्ध हो। ठीक है, या तराइन के युद्ध को मैं काट करके किसको लिख सकता था, अशोक के कलिंग युद्ध को लिख सकता था। कलिंग युद्ध इतना भीषण हुआ, इतना नरसंहार हुआ उसमें, उसको देखकर उसको प्रायश्चित हुआ कि हाँ अब मुझे हथियार छोड़ने पड़ेंगे। तो सबक सिखाया उसने, समय ने, परिस्थिति ने, किसको, अशोक को, कि हाँ ये गलत है। ठीक है, क्या उसको इससे पहले पता था, क्या इस नरसंहार से पहले उसको पता था कि रियलिटी क्या होती है, युद्ध का परिणाम क्या होता है। ऐसे उसने युद्ध किए थे, छोटे छोटे किए थे, इतने भीषण तरीके से, इतने नरसंहार रूप से उसने कभी नहीं देखा था युद्धों को। ठीक है, तो उसको युद्ध का जो रिजल्ट है, परिणाम है, वो कब देखने को मिला, तब देखने को मिला। अब मैं इसको मल्टी लेवल पर लिखूंगा तो मैं इस पर लिख सकता हूँ, किस पर, व्यक्ति के ऊपर लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, व्यक्ति को ऊपर इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ जैसे कि सबको एक ठोकर की जरूरत होती है। जैसे कि साधारण मैं किसी भी व्यक्ति का एग्जाम्पल ले लूंगा तो उसको लिख सकता हूँ कि उसको कोई जीवन में ठोकर लगी थी, उसके बाद वो संभल गया। ठीक है, कोई फेमस पर्सनालिटी के बारे में मैं इस बारे में मैं इसमें लिख सकता हूँ। किसी के बारे में भी लिख सकते हो आप। ठीक है, कि उसके जीवन में महत्वपूर्ण घटना ये सामने आई, उसके बाद ही चेंज हुई। आपको कई सारे पर्सनालिटी मिल जाएगी, बहुत सारे। ठीक है, आप जिसके बारे में सोच रहे हो उसी के बारे में लिख दो। ठीक है, तो उसके लाइफ में ये मोड़ आया, टफ टाइम आया, उसके बाद वो सीख गया। ठीक है, आज के परिप्रेक्ष्य में लिख सकते हो आप कई बहुत सारे पर्सनालिटीज के बारे में। ठीक है, अब मैं इसको अगर मैं लिखूंगा किसके बारे में, समाज के बारे में, या मैं इसको लिखूं परिवार के बारे में। परिवार के बारे में मैं क्या लिख सकता हूँ इसमें। ठीक है, पेन चेंज फ्री हो जाता हूँ आपको, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अगर मैं परिवार के बारे में लिखूंगा तो मैं लिख सकता हूँ कैसे, कि कब तक हमको सीखने को नहीं मिला, जब तक, जैसे कि मैं इसमें लिख सकता हूँ कि आप किसी भी, जैसे कि हाइपोथेटिकल कहानी लिख सकते हो आप स्टोरी, जैसे कि परिवार में कोई सदस्य चले जाने के बाद, जैसे कि किसी का निधन हो गया, तब पता चलता है कि उसकी भूमिका क्या थी। अब विपरीत परिस्थितियां आई आपके सामने, कि जो रीढ़ की हड्डी थी, जो पिता रीढ़ की हड्डी थी परिवार में, उनके जाने के बाद पता चला कि हाँ घर का जो ढांचा था वो कोलैप्स कर गया एकदम से। ठीक है,
तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। परिवार के बारे में आप ऐसे लिखते हो, ये इस इंसिडेंट को विद एग्जाम्पल लिख सकते हो। ऐसे ही आ जाओ संगठन के बारे में, ठीक है। संगठन के बारे में अगर आप आओगे तो अगर आप देखोगे तो कैसे कि कोई भी संगठन किसी भी कंपनी के बारे में लिख सकते हो, बायजूस के बारे में लिख दो, ठीक है। अनिल अंबानी के बारे में लिख सकते हो कि कैसे कोलैप्स हो गया एकदम से, ठीक है। ठोकर लगी तब सीखे वो कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। अनिल अंबानी का आप इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हो संगठन में। अब क्या समाज में सती प्रथा के बारे में लिख सकते हो, लिख सकते हो क्या आप? हमारे निबंध क्या था आपको एक बार बताते हैं, जिससे आप हटके ना निबंध पर ही रहे। सबसे अच्छी सबक कड़वे अनुभव से सीखे जाते हैं। आज जो हमारा समाज है, और इसमें और क्या एग्जाम्पल लिख सकते थे समाज में, हम एग्जाम्पल लिख सकते थे सांप्रदायिकता का 1946-47 वाली, कि हमारे हिंदू समाज मुस्लिम समाज ने क्या देखा। हमने सबक लिया लेकिन आज भी हमने सबक नहीं लिया, ठीक है। तो हम इसमें लिख सकते हैं, सांप्रदायिकता के बारे में लिख सकते हैं, और भी जो भी प्रॉब्लम्स है इशू निकाल लीजिए कोई से भी, हम सबक सीखे कि हाँ ये प्रॉब्लम हुई, ठीक है। तो वो हुआ। जैसे कि आप इसमें केसेस के बारे में लिख सकते हो, पॉलिटिक केसेस के बारे में, ठीक है। जैसे कि एक विशाखा गाइडलाइंस, कि विशाखा गाइडलाइंस जरूरी थी लेकिन वो कब आई, हम कब सीखे, जब एक केस हो गया बहुत बड़ा, ठीक है। तब हम सीखे कि हमको ऐसे दिशा निर्देश की भी जरूरत है, तब सुप्रीम कोर्ट लेके आया विशाखा गाइडलाइंस, ठीक है। समाज के बारे में लिखती है हमने एक, अब राष्ट्र के बारे में लिख दो कि कोई राष्ट्र सबक कब सीखा। श्रीलंका का एग्जाम्पल लिख दो आप। अभी श्रीलंका कोलैप्स हो गया था पूरा, क्या क्या हो गया था आपने देखा हुआ, 1-2 साल पहले क्या क्या हुआ था उस देश में, ठीक है। राष्ट्र में, और राष्ट्र में तो आप ये भी देख लो ना, भारत को लिख दो सीधा सा। भारत गुलाम बना रहा 1000 साल तक, 1000 वर्ष तक लगभग गुलाम बना रहा, ठीक है। तो सबक सीखा वो उससे कि मैंने कौन कौन सी गलतियां की, क्या क्या गलतियां हुई। हम विविधता जो हमें थी वो हम एकजुट नहीं रहे, एकता नहीं रही, ठीक है। तो आप राष्ट्र में ये लिख सकते हो। इंटरनेशनल में क्या लिख सकते हो आप? इंटरनेशनल में आप क्या क्या लिख सकते हो? इंटरनेशनल में लिख सकते हो आप वही जो घटनाएं हो चुकी हो, जैसे कि वर्ल्ड वॉर लिख सकते हो आप इसमें, ठीक है। वर्ल्ड वॉर लिख सकते हो ना इसमें, जैसे कि मैंने उसमें कलिंग का युद्ध लिख दिया था ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में, तो मैं इसमें वर्ल्ड वॉर लिख सकता हूँ कि हमें जरूरत है इन चीजों की, हमें शांति की जरूरत है, हमें शांति समझौतों की जरूरत है, ठीक है। हमें एक ऐसी संस्था की जरूरत है जो कि न्यूट्रल हो और सभी देशों में सामंजस्य और उनमें नियंत्रण निगरानी करती रहे, ठीक है। तो हमें कब पता चला? जब ये हुआ इंटरनेशनल। अब इसके बाद में कंक्लूजन में यहाँ पे लिख दूंगा। कंक्लूजन में क्या लिख दूंगा, जस्ट अ सेकंड, इसको थोड़ा सा मिटा दूं मैं आपको। इसमें सर मैंने आपको इंडिकेट बताया अच्छे से, आप अगर इसी के बेसिस पर लिख दोगे ना तो बहुत अच्छा लेवल लग जाएगा आपका, ठीक है। अब मैं पूरा बताने को चाहूंगा कि आपको एक एक वर्ड बताऊं, एक एग्जाम्पल बताऊं, पूरा लाइंस बताऊं, तो वो 1 से 2 घंटे हो जाएंगे, ठीक है। आप भी बोर हो जाओगे, और मैं तो बताने को बता दूंगा, मैं 3 घंटे की क्लास भी ले लूंगा आपकी, ठीक है। लेकिन वही बात है कि आप बोर हो जाते हो, आपको पसंद है 20 से 30 मिनट की वीडियो, इससे बड़ी वीडियो आप देखते नहीं हो, ठीक है। आप पेशेंस नहीं बचाए स्टूडेंट्स नए में, ठीक है। अगर आप में पेशेंस है तो कमेंट कर दीजिएगा कि आप देख सकते हो रियलिटी में 1 से 2 घंटे की वीडियो। जैसे करंट अफेयर्स की क्लासेस आई थी, 2 से 3 घंटे जा रही थी, उसकी हमने जो रीचिंग देखी वो हमको पता चल गया उसमें कि कितने स्टूडेंट्स देख पा रहे हैं। तो मैक्सिमम क्या कर पा रहे थे, स्टार्टिंग में देखते थे आधा घंटा, फिर छोड़ देते थे, बोरियत महसूस होती, ठीक है। तो पढ़ाई होगी तो बोरियत महसूस होगी, ठीक है, करना पड़ेगा। आईएएस बनना है, जिस सपने को लेकर आप आए हैं यहाँ पर, तो उस सपने को तो पूरा करना पड़ेगा ना। भले कुछ हो, दर्द हो, पीड़ा हो, दर्द हो, पीड़ा हो, कुछ भी हो, दर्द कुछ भी हो आपके साथ, ठीक है, बोरियत हो, ठीक है, किसी चीज की कमी महसूस हो रही हो, लेकिन अब झेलना तो पड़ेगा। अब इसके कंक्लूजन में मैं लिख सकता था क्या, और किसी लाइन्स को लिख सकता था, ठीक है। अब पूरा कंक्लूजन इसमें क्या, मैं थोड़ा सा बैलेंस करके इसको कंक्लूजन में लिख देता। जैसे मैंने पूरा निबंध लिखा है, इसी का थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट निकाल के मैं इसका कंक्लूजन में पूरा लिख देता, ठीक है। तो ये मेरा पूरा निबंध खत्म हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब ये मैं ऐसा कर देता। अब ये तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि मैंने खुद ने फ्रेमवर्किंग नहीं की इसकी अभी। अगर मैं और फ्रेमवर्किंग कर लेता, जो मैंने आपको अभी बताया ना, वो इंस्टेंट अभी बताया, ठीक है। थोड़ा बहुत पहले माइंड में था, मैंने इसको थोड़ा, एक भी वर्ड मैंने इस पर, एक भी पेज पर नहीं लिखा है, कहीं तैयारी नहीं की, सिर्फ आपको जो बताया वो सिर्फ माइंड में आता गया, मैं आपको बताता गया। लेकिन क्या होता है, निबंध लिखते समय हमको 15 मिनट तो मिलते हैं ना,
फ्रेमवर्किंग के लिए स्टार्टिंग में, वो 15 मिनट मुझे मिलते ना, तो मैंने जो आपको कंटेंट बताया है उससे भी ज्यादा कंटेंट मैं आपको बता देता, और आप खुद सोच लोगे। अब जो मैंने आपको बताया है ये तरीका, आप इस तरीके को नोट डाउन कर लो पूरा। नहीं किया ना नोट डाउन आपने, ठीक है, नहीं किया है नोट डाउन, दोबारा से वीडियो को पीछे करो, पूरा नोट डाउन करो कि मैंने क्या क्या बोला है। अब इस निबंध को आप लिखने की कोशिश करोगे, ठीक है, सभी सभी निबंध लिखने की कोशिश करोगे। निबंध अगर नहीं लिख रहे हो, पूरा आलस आ रहा है, तो सिर्फ फ्रेमवर्किंग कर लो 15 से 20 मिनट कि आप इसमें और क्या क्या लिख सकते हो, ठीक है, कौन कौन सा कोट्स लिख सकते हो सकता है कि मुझे जॉन एलिया का याद आया, आपको किसी और का याद आ गया, ठीक है। और अगर आपको कोई लाइन याद आती है, मैं आपको एक टास्क देता हूँ अभी, इस निबंध में आप कौन कौन से कोटेशन लिख सकते हो, सिर्फ एक कोटेशन लिख के बताओ मुझको कमेंट सेक्शन में। मैं देखना चाहता हूँ कि हिंदी मीडियम में रियलिटी में स्टूडेंट सीरियस है या नहीं है, ठीक है, क्या आप में कैपेबिलिटी है आईएएस आईपीएस बनने की। मैं आज देखना चाहता हूँ कि रियलिटी में आप में है क्या कैपेबिलिटी, आप में क्षमता है क्या, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि इससे सिद्ध हो जाएगी, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि आप सीरियस हैं, आप में कैपेबिलिटी है क्या। आप जॉन एलिया का मैंने जो आपको क्या कोटेशन बताया, उसको छोड़कर आप क्या क्या लाइन लिख सकते थे इसमें, सिर्फ एक बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ आप इसमें एक लिख कर बताइए बस, ठीक है। अब ये हो गया। अब अगर आपकी इच्छा होगी तो हम क्या करेंगे, हर एक निबंध को ऐसे क्या कर देंगे, डिफाइन कर देंगे पूरा, जिससे आपको क्या लगेगा, पूरा समझ में आएगा इसको लिखना कैसे था, ठीक है। तो वो आप उस प्रकार से इसको लिख सकते हो, ठीक है। बस आपसे को बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपकी इच्छा होगी तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपको हर एक निबंध पर ऐसी वीडियो चाहिए।